बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर रायपुर में खबर है कि राजभवन की सरकारी कार में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है। राजभवन में जो कार लगी हुई थी, उस कार में अचानक आग लग गई। अब किस वजह से आग लगी, फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद दमकल की गाड़ियां चूंकि वहीं पर मौजूद रहती हैं और तुरंत दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है। गनीमत रही कि जब कार में आग लगी उस वक्त उसमें कोई सवार नहीं था। तो राजभवन यानी जहां राज्यपाल का निवास होता है, उस राजभवन पे ये कार खड़ी हुई थी और अचानक से उसमें आग लग गई। दमकल की टीमें चूंकि आसपास ही मौजूद रहती हैं सुरक्षा के लिहाज से, और तुरंत उसकी मदद से आग पर काबू पा लिया गया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मॉर्निंग प्राइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। तो दिन भर आज क्या कुछ खास रहने वाला है, चाहे अयोध्या या देश के अलग अलग इलाकों में, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहेगा, अब तक क्या कुछ खास घटा है, हर खबर की होगी बात। लेकिन पहले हेडलाइंस। अयोध्या में चल रही है राम लहर। मंदिर में आज भी उमड़ सकता है भक्तों का सैलाब। कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। 24 जनवरी को 100वीं जयंती पर दिया जाएगा अवार्ड। बिहार के 2 बार सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं ठाकुर। आज रायपुर में होगी साय कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र और मोदी की गारंटी पर होगी चर्चा। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। शिक्षा को लेकर मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग हुए मर्ज। एक मंत्री के पास होगी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर हुआ धर्मांतरण। जशपुर को दिलीप सिंह जुदेव ने बचाए रखा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में कोर ग्रुप के सदस्यों और लोकसभा प्रभारियों की हुई बैठक। प्रत्याशी चयन को लेकर किया गया मंथन। गणतंत्र दिवस परेड में स्वच्छता को सम्मान। छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदियां अपने परिजन के साथ देखेंगी परेड। डिप्टी सीएम अरुण साव आज रायपुर से टीम को करेंगे रवाना। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल होने पर फूटा गुस्सा। टैक्सी संचालकों के डबल किराए से भी पैसेंजर परेशान। संचालकों ने आईबीसी 24 की टीम से भी की बदसलूकी। रायपुर में राजभवन की सरकारी कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। तो हेडलाइंस के बाद आप नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो आज की पहली खबर, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। दूसरी खबर, उपराष्ट्रपति हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन को आज लॉन्च करेंगे। तीसरी खबर, पीएम मोदी एनसीसी कैडेट्स और कलाकारों से मुलाकात करने वाले हैं। चौथी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 11वां दिन होगा। इसी तरह से पांचवी खबर रहेगी मराठा आरक्षण पर। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। छठवीं खबर, रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम रखा गया है। और रोहित शर्मा आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन बनाए गए हैं। तो ये वो प्रमुख 7 खबरें जिसके ऊपर डिटेल में भी हम बातचीत करेंगे, और उसके साथ ही तमाम अन्य खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं अयोध्या की आज की खबर के साथ। रामलला के दर्शन का आज आम लोगों के लिए दूसरा दिन है। अयोध्या में आज भी
आस्था का सैलाब उमड़ सकता है। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर के बाहर राम भक्तों की 1 किलोमीटर से लंबी लाइन देखने को मिल रही है। सुबह 8 बजे श्रद्धालु 8 बजे से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। भगवान राम के दर्शन के लिए राम भक्तों में व्याकुलता है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मंदिर के अंदर व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे भक्तों को संभालना। दर्शन को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद किए गए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल शाम अयोध्या पहुंच गए थे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने भी सीएम के साथ हेलीकॉप्टर से भीड़ का जायजा लिया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा टल गया है। अमित शाह आज अयोध्या आने वाले थे, लेकिन अब 4 फरवरी को परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे। इन सब के बीच जो मोटा आंकड़ा आ रहा है कि कल जब पहले दिन दर्शनों के लिए खोला गया था आम लोगों के लिए, तो करीब 5 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं श्री रामलला के मंदिर में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक हफ्ते से अयोध्या पहुंचे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि उन्हें बस मौका मिल जाए दर्शन करने का। और जैसे ही कल मंदिर के पट आम लोगों के लिए खोल दिए गए सुबह 8 बजे से, तो उसके बाद भक्तों का रेला एक तरह से उमड़ पड़ा। ये आस्था का सैलाब है जो कई सालों के इंतजार के बाद इस खुले बने मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जैसे ये मेरे बुजुर्ग हैं, जैसे उनको कोई मुश्किल नहीं आए। और मैं एक बात साथ में कहना चाहता हूं कि जैसे ये दर्शन बंद कर देते हैं, सुबह 4 बजे दर्शन खुलने चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ठंड का क्या मतलब है जी? प्रभु जी का इतना आशीर्वाद है, ठंड का कोई मतलब नहीं है जी। जय श्री राम। ये जोश जो है ये ठंड को खत्म कर देता है जी। बोले कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया। फिर आज भी कर रहे हैं ऐसा, मतलब आंख भर आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है हमको। तो इसके लिए हम लोग ना 2 जन बाइक से आए, मतलब उड़ीसा से। भीड़ लगातार है और उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थित रूप से लोग कतारबद्ध होकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। आपके माध्यम से अपील है, जो वृद्ध है, अशक्त हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वो अभी 2 हफ्ते बाद अपना पूरा कार्यक्रम को कर लें। तब तक ये जो हमारे युवा उत्साही लोग हैं ये अपने दर्शन करते रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अनुरोध है। धन्यवाद। तो पुलिस के तमाम अधिकारी और सुरक्षा बल वहां पर व्यवस्थाओं में लगे हुए और ये अपील भी कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग हैं वो कुछ समय के लिए दर्शनों के अपने जो प्रोग्राम है उसको टाल सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ है कि युवाओं को पहले वहां पर मौका दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि धक्का मुक्की वहां पर बहुत होगी, भीड़ है, और ऐसे में सारी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के मकसद से पुलिस की तरफ से ये अपील भी की गई है। बहरहाल 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार में एक बड़ा दांव खेल दिया। मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का महत्वपूर्ण और बड़ा ऐलान कर दिया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती भी है और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। जेडीयू ने एक दिन पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी और आज रात में इसमें फैसला हो भी गया और अपने जन्म शताब्दी मनाई जा रही है आज, यानी 100 वर्ष उनकी जन्म के पूरे हो चुके हैं और ऐसे में उनको ये बड़ा ऐलान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से बिहार की राजनीति में बहुत गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से थे। बिहार में इस वर्ग की आबादी 36% है, जो पिछड़ा वर्ग के 27% से भी ज्यादा है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने अपने कामों के जरिए समाज के हर वर्ग में अमिट छाप छोड़ दी। कर्पूरी ठाकुर ने ही देश में सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया था, जिसे कर्पूरी फॉर्मूले के नाम से जाना भी जाता है। इस 12% में से 8% अति पिछड़ों के लिए आरक्षित था, जबकि 4% पिछड़े वर्गों के लिए था।
सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने ही लागू की थी। ईमानदारी, सादगी और सबसे पिछड़े तबकों की तरक्की के लिए संघर्ष ने उन्हें एक जननायक बनाया था। बिहार की जनता आज भी कर्पूरी ठाकुर की इस छवि की कायल है। 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहने के बावजूद उनके पास रहने को अपना एक अदद घर तक नहीं था और रिक्शा से ही वो चलते थे। अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण बिहार के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निराशा हाथ लगती थी, तो कर्पूरी ठाकुर ने इसकी अनिवार्यता को भी खत्म किया था। और यही वजह है कि इन तमाम सामाजिक कार्यों की वजह से समाज के अति पिछड़ा वर्ग और तमाम ऐसे गरीब तबके के लोगों के लिए अलग काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में देखा जाता है। और जन्म शताब्दी है, 100 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं और इस बड़े मौके पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया गया है। भोपाल से एक खबर दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या क्या है, इस पर नजर डालते हैं। आज कार्यशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने जा रहे हैं। बाल शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय पर यह कार्यशाला होगी। पॉक्सो एक्ट पर भी कार्यशाला का आयोजन होगा। समन्वय भवन में सुबह 11 बजे यह कार्यशाला होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में आज शाम को 5 बजे यह बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी और राजिम कुंभ को लेकर भी चर्चा की जाएगी। चूंकि राजिम कुंभ को कांग्रेस सरकार के दौरान पुण्य मेले का रूप दे दिया गया था, लेकिन जब रमन सिंह की सरकार हुआ करती थी उस वक्त राजिम कुंभ को अर्ध कुंभ की संज्ञा दी गई थी और इसे बड़े जोर शोर से इसका आयोजन हर साल होता था। और अब माघ महीने में इस मेले की शुरुआत होगी। ऐसे में इस बार क्या स्वरूप उसका रहने वाला है राजिम कुंभ का, वो देखना दिलचस्प होगा। और इसी को लेकर आज कैबिनेट की मीटिंग में भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव आज पंचायतों के कामों की समीक्षा करने जा रहे हैं। नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा वो करेंगे। दुर्ग और रायपुर संभाग में जो काम हुए हैं उसकी समीक्षा होगी। नवीन विश्राम भवन में समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। अब 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाएगा और उसकी तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में खासतौर पर जो परेड का आयोजन होता है वहां पर स्वच्छता को लेकर सम्मान खासतौर पर दिया गया है। स्वच्छता दीदियों का सम्मान वहां पर किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में स्वच्छता को सम्मान देखते हुए छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदियां परिजन के साथ उस परेड को देखने के लिए पहुंचेंगी। केंद्रीय आवासन मंत्रालय ने विशेष अतिथि के तौर पर इन्हें आमंत्रित किया है। परिजन के साथ आज ये स्वच्छता दीदियां रवाना होंगी। डिप्टी सीएम अरुण साव हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टरों को कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में निर्देश मिले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने के निर्देश दिए हैं। 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होनी है, जिसमें पीएम मोदी छात्रों से संवाद करते हैं, खासतौर पर बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों से। और इस कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश स्कूल विभाग के सचिव की तरफ से कलेक्टरों को दिया गया है कि इसका लाइव टेलीकास्ट स्कूलों में और अन्य जगहों पर करने की व्यवस्था करें, ताकि सारे छात्रों से रूबरू प्रधानमंत्री भी हो सकें और जिस कार्यक्रम को आम लोगों के साथ साथ छात्रों तक भी पहुंचाया जा सके।
अंडमान निकोबार बाजार में दरअसल यहां से खबर आ रही है कि भीषण आग लग गई। अंडमान निकोबार के एक बाजार में रंगत बाजार नाम बताया जा रहा है, जहां की कई दुकानें जलकर खाक हो गई। बाजार में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है चूंकि ये काफी प्रसिद्ध बाजार है और यहाँ पर चूंकि टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में अंडमान निकोबार पहुँचते हैं और उनके मकसद से इस बाजार की बहुत अहमियत है और रंगत बाजार इसका नाम है। और यहाँ पर ये आग लगी, भीषण आग लगने की वजह से दुकानें आग की चपेट में आई हैं और कई दुकानें जलकर खाक हुई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। रायपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल हो जाने से यात्रियों में जमकर गुस्सा देखने को मिला और यात्रियों ने जमकर हंगामा भी किया। यात्रियों ने बताया कि रायपुर, बेंगलुरु समेत मुंबई की इंडिगो फ्लाइट पहले मौसम खराब होने के चलते देरी से चल रही थी। इसके बाद बिना किसी सूचना के तीनों फ्लाइट एक साथ कैंसिल कर दी गई, जिससे तीनों फ्लाइट के यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। और यात्रियों का यह भी आरोप था कि दरअसल दूसरे कंपनी की एक विमान है, उसने फ्लाइट ने उड़ान भरी, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। इसलिए भी लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़क रहा है। दूसरी तरफ रायपुर में ही से एक खबर आई, जहां पर एक तरफ ये हंगामा चल रहा था। अब चूंकि एयरपोर्ट पर यात्री परेशान थे, इन सब के बीच टैक्सी संचालकों की मनमानी से भी यात्रियों को जूझना पड़ा, परेशान होना पड़ा। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों से डबल किराया मांगा जा रहा था। इस बीच कुछ यात्रियों ने IBC 24 से डबल किराया लेने की शिकायत की। टैक्सी संचालकों ने जब IBC की टीम वहां पर पहुंची तो IBC 24 की टीम से भी टैक्सी संचालकों ने बदसलूकी की। एयरपोर्ट पर कई बार टैक्सी संचालकों की गुंडई भी सामने आ चुकी है और ये हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखाते भी रहे हैं। तो यात्री परेशान थे, दूसरा उनसे डबल 2 गुना 3 गुना किराया मांगा जा रहा था जब वहां से वापस लौटे, चूंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। अब ऐसे में उन्होंने IBC 24 से मदद मांगी तो दूसरी तरफ बदसलूकी उनके साथ में की गई। जरा सुनिए एक बार। जो फेयर आएगा हम जाएंगे ऑल ओवर में। कहना है हाँ, आप लोग जो रेट लिस्ट है, जी, जी, हालांकि वहाँ पे कोई रेट लिस्ट नहीं है, उसके बावजूद नहीं कोई बात नहीं करेंगे। कितना पैसा लेते हो तुम लोग? क्या चीज सर? ये कितना पैसा ले रहे हो? सर वो ओला ओवर की बुकिंग कर रहे हैं, वो ओला ओवर बुक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उनका जो फेयर आएगा हम जाएंगे ऑल ओवर में। कहना है हाँ, हाँ। आप लोग जो रेट लिस्ट है, जी, जी, हालांकि तो मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।